आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक हम लोगों ने इस बार स्टार्ट किया है वो है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेल ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शेल होता क्या है। शेल को एक तरह से हम प्रेशर वेसल भी कह सकते हैं। एक ऐसा बंद पात्र जिसके अंदर इतना इंटरनल प्रेशर क्रिएट किया गया है जिसके कारण एक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। और उस इंटरनल स्ट्रेस को जो सहन करने की जिस पात्र को में क्षमता होती है उस पात्र को हम लोग शेल या खोल कहते हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी। ये खुद के द्वारा तो बनाया गया नोट्स है और जो कि आपको मे भी ना मिले। खोल से तात्पर्य ऐसे पात्रों से हैं जो आंतरिक या उच्च दाबों को सहन करने की क्षमता रखता हो। ठीक है। आंतरिक दाब सहने की क्षमता रखने के कारण ही खोल को दाब पात्र प्रेशर वेसल कहते हैं। एक आंतरिक दाब क्रिएट होता है और उस दाब को सहन करने की जो क्षमता रखता है ऐसे पात्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर वेसल या शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रेशर कुकर हो गया, देन वेल्डिंग कार्य में उपयोगी गैस सिलेंडर जिसके अंदर गैस सिलेंडर्स भरे जाते हैं ऑक्सीजन या एसिटिलीन का। ठीक है। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण भाप बॉयलर में पानी तथा भाप एकत्रित करने का ड्रम। ठीक है, ये हो गया है। पनडुब्बी का खोल, ठीक है, पनडुब्बियाँ जो रहती हैं, पेट्रोल टैंक तथा रसोई गैस सिलेंडर, ये सब जो बने हैं इन सबको हम लोग शेल या प्रेशर वेसल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड्स भरे रहते हैं और जो फ्लूइड्स जो होते हैं वो फ्लूइड में भी में भी लिक्विड और गैस हो सकता है। फ्लूइड को हम लोग लिक्विड और गैस में कैटेगराइज करते हैं। तो उस शेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसके कारण बहुत सारे इंटरनल प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, प्रेशर लगते हैं इंटरनल वॉल पे उस शेल के, जिसके कारण वो शेल क्या करती है कि इंटरनल स्ट्रेस जनरेट करती है। अब ये इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होने के कारण शेल में हो सकता है कि जितने उस शेल के जो मटेरियल होती है उसकी जो सामर्थ्य होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर वो इंटरनल स्ट्रेस उसके सामर्थ्य से ज़्यादा हो गई, ठीक है, जो मटेरियल जिस भी मटेरियल का शेल बना होगा उस मटेरियल की एक सहन करने की, किसी भी दाब को सहन करने की एक शक्ति होगी। ठीक है। अगर वो फोर्स से ज़्यादा हो गई, उसके सामर्थ्य से ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है सेल के अंदर, तो वो सेल को फाड़ देता है, सेल के अंदर एक्सप्लोजन होता है। अब उस एक्सप्लोजन में दो प्रकार का एक्सप्लोजन होता है। जब भी कोई सेल एक्सप्लोड करेगा तो या तो वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सप्लोड करेगा या तो उसके सर्कमफ्रेंशियली एक्सप्लोड करेगा। तो ये एक्सप्लोड क्यों किया है और किस स्ट्रेस के कारण किया है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी उसमें लिखा है चारों ओर से बंद एक ऐसा पात्र को खोल कहते हैं जिसमें कोई तरल द्रव उच्च दाब पर भरे जा सके या प्रवाहित किया जा सके, या वह पात्र बाहर से लगाए गए दाब को सहन करने में उपयोगी हो। ये आपको नया डेफिनेशन मिल गया किसका? शेल का। अब शेल की अगर बात करें तो थिन शेल की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही थिन शेल है तो हम लोग मेनली थिन शेल के बारे में बात करेंगे। तो प्रतिबल के वितरण के अनुसार जो मेरा शेल है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक थिन सेल और एक थिक सेल। थिन सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी दीवार की मोटाई खोल के अनुप्रस्थ काट के मापों की तुलना में बहुत कम होती है, या हम यह कह सकते हैं कि खोल की दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10 गुना से कम हो। मतलब लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो अगर 1/10 से कम होगा, ठीक है, लेंथ और डायमीटर का रेशियो अगर 1/10 से कम होगा तो उसको हम लोग थिन सेल में कैटेगराइज करेंगे। दूसरा होता है थिक सेल। इसमें क्या होता है, थिक सेल में जो उसकी दीवार की मोटाई होती है वो खोल के अनुप्रस्थ काट की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम लोग थिक सेल कहते हैं। मेनली जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो चैप्टर है वो थिन सेल पे कंसंट्रेटेड है। और थिन सेल में भी कौन कौन से सेल? सिलेंड्रिकल शेप के और स्फेरिकल शेप के। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हो गया।
थिन सेल में जब भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा थिन सेल में एक यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम लोग जनरली थिन सेल, थिन सिलेंड्रिकल सेल या स्फेरिकल सेल की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हम लोग उठाए हैं टॉपिक क्या है, आंतरिक दाब के लिए पतले खोल का व्यवहार। अब अगर किसी सेल पे, किसी भी थिन सेल पे इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, तो सेल को दो भाग में फाड़ सकता है। कब फाड़ेगा, जब उसकी जो भी सेल बना होगा किसी भी मटेरियल का, उस मटेरियल की जो भी सामर्थ्य सहने की जो शक्ति होगी, किसी भी फोर्स को सहने की जो शक्ति होगी, उस शक्ति से ज़्यादा अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सेल को दो भाग में फाड़ देगा। अब वो दो भाग में किस प्रकार से फाड़ेगा, उसी में एक प्रकार है कि खोल का लंबाई की अक्ष के लंब रूप किसी काट पर फटना, एक्सली फटेगा। ये देखिए, एक्सली खोल फटेगा। ठीक है, और ये क्यों फटेगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है कि जब खोल में आंतरिक उच्च दाब के कारण परिणामी खिंचाव बल अक्ष के समानांतर कार्य करता है, तो खोल लंबाई को दो भागों में विभाजित करते हुए फटता है। इस स्थिति में खोल की लंबाई के समांतर वाली चादर में खिंचाव उत्पन्न होता है तथा इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा वो एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनली होगा, इसलिए क्या होगा कि जो एक्सिस, ये जो खोल फटेगा वो लॉन्गिट्यूडनली फटेगा, एक्सिस के पैरेलल फटेगा। ठीक है, तो ऐसे फटने के कारण, ऐसे स्ट्रेस के कारण अगर ये इस प्रकार से कोई सिलिंड्रिकल सेल फटता है तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, एक जब खोल में आंतरिक उच्च दबाव के कारण परिणामी बल अक्ष के समानांतर कार्य करता है, तो खोल लंबाई के अनुसार लंबाई में दो भाग में काटता है। लॉन्गिट्यूडनल, इसकी लेंथ क्या थी, अगर ये एल लेंथ का था, हो सकता है L/2 में फट जाए, या 3L/, ठीक है, L/3 है, इस प्रकार से फट जाए। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम बीचों बीच से फटेगा, मतलब हर एक लेंथ के अकॉर्डिंग फटेगा। तो इस प्रकार हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में जनरेट बात किए। ऐसा ही एक स्ट्रेस और होता है जब खोल लॉन्गिट्यूडनली ना फट के एक्सेली या ट्रांसवर्सली फट जाए। ठीक है, ट्रांसवर्सली मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर फट जाए, मतलब इस प्रकार से फट जाए कि वो सर्कमफ्रेंसली अलग अलग दो भाग में हो जाए। देखिए यहाँ पे एक मेरे पास शेल था, वो फटा इस प्रकार से, इसका हाफ पोर्शन अलग हो गया, हाफ पोर्शन अलग हो गया। तो खोल की लंबाई के अक्ष के समांतर फटना, जब खोल में आंतरिक दबाव के कारण परिणामी खिंचाव बल अक्ष के लंब रूप दिशा में कार्य करता है। यहाँ पे देखिए फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है, जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है वो अक्ष के परपेंडिकुलर हो रहा है, कार्य करता है, तो संपूर्ण परिधि प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप खोल की परिधि में परिधीय प्रतिबल पैदा होता है। परिधीय प्रतिबल मतलब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है। क्यों, कब, जब मेरा जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा इंटरनल प्रेशर के कारण, वो स्ट्रेस अगर परिधि के या उस अक्ष के, उस सेल के अक्ष के परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा होगा, तो उसके कारण क्या होगा कि जो प्रतिबल जनरेट होगा वो पूरे सर्कमफ्रेंस पे जनरेट हो रहा होगा, और सर्कमफ्रेंस पे जनरेट होने के कारण जो भी इसका एक्सप्लोजन होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलरली होगा। ठीक है, जिसके कारण खोल लंबाई के समांतर फटता है, जिससे संपूर्ण परिधि फट जाती है, मतलब ये दो भाग में अलग अलग कर देता है। इसी को हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के कारण फटना कहते हैं। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात अगर हम लोग करेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं थिन सिलिंड्रिकल शेल में। तो बेलनाकार खोल में आंतरिक दाब के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसमें एक स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य स्थल प्रतिबल बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको याद करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कोई ऐसा सेल जिसका डायमीटर d है और थिकनेस t है, उसके अंदर उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, जिसके कारण उस इंटरनल प्रेशर के कारण एक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा, और वो इंटरनल स्ट्रेस अगर एक्सिस के एक्सली इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा, अगर एक्सिस के लॉन्ग इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, तो उस इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होने के कारण अगर उस स्ट्रेस की वैल्यू जो मेरा सेल का मटेरियल है उसके कैपेसिटी या उसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है,
तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि मेरा जो शेल होगा वो दो भागों में फट जाएगा। और किस प्रकार फटेगा, वो लॉन्गिट्यूडनली फटेगा, मतलब एक्सिस के पैरेलल फटेगा। ठीक है, और इस एक्सिस के पैरेलल फटने के कारण जो मेरा सेल होगा दो भाग में विभाजित हो जाएगा। तो उसी कालखंड में ये बातें बताई गई कि किस प्रकार से कौन कौन से स्ट्रेस के कारण फटता है। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जो हम लोग फॉर्मूला जनरेट किया गया है PD/40, ये तो आपको सीधे किताब में दे दिया है कि दिस फॉर्मूला इज PD/40 विच P इज इंटरनल स्ट्रेस, D इज डायमीटर ऑफ सेल, T इज थिकनेस ऑफ सेल। बट ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है, तो उसका डेरिवेशन यहाँ पे दो भाग में कर दिया गया है कि जब भी किसी शेल के अंदर इंटरनल प्रेशर होगा और उस इंटरनल प्रेशर के कारण ही इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगी, क्योंकि जब तक इंटरनल प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगी। क्योंकि प्रेशर क्या है, कि स्ट्रेस क्या है, किसी भी चीज़ का विरोध करना। जब तक आप बल लगाओगे नहीं, उसका विरोध करने के लिए कोई बल प्रतिबल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जब तक इंटरनल प्रेशर जनरेट नहीं होगा तब तक कोई भी प्रतिबल कार्य नहीं करेगा। अब अगर मेरे पास सिलिंड्रिकल स्ट्रेस है, उसके अंदर इंटरनल प्रेशर जनरेट किया गया है किसी भी प्रकार से, लिक्विड को भर के लिक्विड के अंदर स्टीम जनरेट करके एक अंदर इंटरनल प्रेशर लगाया गया है उसके वॉल पे, तो उस वो वॉल को विरोध करने के लिए एक प्रतिबल जनरेट होगा। ठीक है, जिसे हम लोग इंटरनल स्ट्रेस कहेंगे। और वो इंटरनल स्ट्रेस दो प्रकार का होगा, वेदर इट मे बी लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेस और इट विल बी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब क्या होगा, कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि मेरा शेल किस प्रकार की मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो डिज़ाइनिंग, अगर सेल की डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो जो भी इंटरनल स्ट्रेस होता है उस इंटरनल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है उससे कम होनी चाहिए। अगर सेल को अच्छे से काम करना है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो मटेरियल की कैपेसिटी, जो भी मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उससे कम होनी चाहिए। अगर उससे वैल्यू ज़्यादा होती है तो सेल मेरा फट जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले का जनरेशन इस प्रकार से करते हैं कि आंतरिक दाब द्वारा लगाया गया अक्षीय बल, क्योंकि एक्सियल फोर्स लग रहा है ना, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में एक्सियल फोर्स लगता है, एक्सिस के पास से पैरेलल फोर्स लगता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो आंतरिक दाब लगाया गया है अक्षीय बल के कारण, उसकी वैल्यू, अगर सेल को अच्छे से काम करना है तो आंतरिक इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू और चादर द्वारा सहन करना का बल, चादर सहन करना बल मतलब उस चादर की, जो भी मटेरियल से बनी होगी उस चादर की सहन शक्ति, इसकी वैल्यू जब तक इक्वल रहेगी तब तक मेरा शेल फटेगा नहीं। अगर कोई भी वैल्यू बढ़ी, मतलब आंतरिक दाब की वैल्यू बढ़ी और चादर की सहन करने की शक्ति कम हुई तो चादर मेरा फट जाएगा। इसलिए इन दोनों वैल्यू को इक्वल किया गया है। क्या, आंतरिक दाब द्वारा लगाया गया अक्षीय बल और चादर द्वारा सहन बल। चादर द्वारा सहन बल को ही हम लोग बोलते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना स्ट्रेंथ है इसकी। इन दोनों की वैल्यू इक्वल करके, अब क्योंकि ये आंतरिक बल है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये आंतरिक बल है, प्रेशर फोर्स है। ठीक है, और प्रेशर फोर्स इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स है ये, तो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रक्षेपित प्रतिबल, प्रक्षेपित क्षेत्रफल। अब ये प्रक्षेपित क्षेत्रफल क्या है, उस एरिया पे, जिस एरिया पर इंटरनल फोर्स लग रहा है उस एरिया की बात कर रहा है। मतलब ये बोल रहा है द्रव या गैस द्वारा भरा गया भाग, क्योंकि जितने एरिया पे फोर्स लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स या इंटरनल प्रेशर, उस एरिया को ही कंसीडर करना है इसमें। तो हम लोग मान लिए कि मेरा एक जो भी शेल था वो पूर्णतः भरा हुआ था, कंप्लीटली फिल्ड था। ठीक है, तो उसमें जो इसका एरिया निकल के आएगा वो πd²/4 निकल के आएगा, प्रेशर P लग रहा होगा। और चादर द्वारा सहन के जो होगा उसमें चादर में जो प्रतिबल जनरेट होगा, जिसे हम लोग सिग्मा L से दिखा रहे हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली फोर्स लग रहा है, और πdt सहन शक्ति। ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंशियल पे लग रहा है, उसके सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है 2πr/t। ठीक है, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तब जाके मेरा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा PD/40। अभी के लिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो वैल्यू निकाली जाती है, अगर किसी भी शेल का क्या दिया हुआ हो, इंटरनल प्रेशर दिया हो या उसकी डायमीटर दिया हो, उसकी थिकनेस दिया हो,
तो हम लोग इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम ऐसा ही नेक्स्ट जो मेरा शेल आता है, स्ट्रेस होता है, वो होता है सरकमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस। ठीक है। इसमें जो वैल्यू होती है, वो जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और जिस कारण मेरा जो शेल होता है वो दो भाग में सरकमफ्रेंशियली फटता है। इसमें भी वही चीज़ है, अगर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू उस स्ट्रेस जो भी चादर है उसके मटेरियल की सहन शक्ति से ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा मेरा शेल मेरा फट जाएगा, जिसके कारण जो जो मेरा शेल है वो दो भाग में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिगर आपको इस प्रकार से दिखाया गया है। ये फिगर की बात कर रहे हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस में दो भाग में इस प्रकार फटेगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में इस प्रकार फटेगा। इसमें जो वैल्यू जनरेट हुई है वो आई है PD/2T। ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट है। ये दो ही फॉर्मूला है सिलेंड्रिकल सेल में। सिलेंड्रिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होता है और सरकमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस जनरेट होता है। यही चीज़ यहाँ पे डेरिवेशन के थ्रू बताई गई है। वही चीज़ें, जब तक आंतरिक दाब और उसकी वैल्यू सेम रहेगी मटेरियल की सहन शक्ति, तब तक मेरी भी जो भी वैल्यू आएगी वो डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया के अंदर आएगी। ये बेलनाकार खोल की मोटाई के बारे में बात किया गया है कि इसकी जो बेलनाकार जो सिलिंड्रिकल शेल होती है उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी थिकनेस का डिज़ाइन हम लोग कैसे किया जा सकता है कि इसमें खोल में उत्पन्न हो रहा जो प्रतिबल अगर FC है और खोल की जो सामर्थ्य से अधिक ना हो पाए। ठीक है, खोल का जो सामर्थ्य मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है जिसमें मटेरियल का बना होगा खोल, उससे अगर वैल्यू अधिक होती है तो मेरा जो थिकनेस होगा वो इस प्रकार से, मतलब मेरी जो थिकनेस आनी चाहिए वो ग्रेटर देन PD/2F आनी चाहिए, वेयर F इज क्या है, F मेरी सहनशील शक्ति है उस मटेरियल की। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है टॉपिक एक्चुअल में, बट डिज़ाइनिंग में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी थिन सिलिंड्रिकल शेल का थिकनेस किस पर डिपेंड होती है, तो वो डिपेंड होती है क्या, उस पे लगने वाले इंटरनल स्ट्रेस के उस शेल के डायमीटर से, और उसकी जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है, मतलब इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं मेरे पास स्फेरिकल शेल, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल है। तो सिलेंड्रिकल शेल में इतना ही पढ़ना था आपको। स्फेरिकल शेल में फुटबॉल की आकृति के अनुरूप एक शेल होता है जो कि जब भी फटता है तो डायमेट्रिकली फटेगा, डायमीटर के अकॉर्डिंग फटेगा, या तो इस प्रकार से अलग अलग फट सकता है या तो इस प्रकार से ऐसे भी फट सकता है। तो ऐसे भी फट सकता है और ऐसे भी फट सकता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमेशा एक ही स्ट्रेस होगा, जिसे हम लोग सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा PD/4T आएगी। मतलब कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था कि सिलेंड्रिकल शेल में दो स्ट्रेस वैल्यू आती थी, कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ही आएगी, क्योंकि हमेशा एक्सिस के जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, जो तनाव बल जनरेट हो रहा होगा, वो एक्सिस के या तो इस प्रकार से जनरेट होगा या तो इस प्रकार से जनरेट होगा। ठीक है, अभी इस प्रकार से हो रहा है, हो सकता है ये फटे ऐसे से फटे तो इस प्रकार से फटेगा। तो हमेशा यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी हमेशा PD/4T ही रहेगी, सिर्फ स्फेरिकल सेल के उसमें। ठीक है, लेकिन सिलेंड्रिकल सेल में दो स्ट्रेस होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सरकमफ्रेंशियल, जिसे हम लोग हूप स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गई बात है स्ट्रेसेस की, कि किसी भी सिलिंड्रिकल सेल या स्फेरिकल शेल में कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, वो स्ट्रेस क्यों जनरेट होते हैं। मेनली आपको ये समझना है कि स्ट्रेस जनरेट होने का मेनली जो रीज़न है वो इसका इंटरनल प्रेशर है, जो कि द्रव द्वारा लगाया जाता है उसके मटेरियल के वॉल पे, जिसके कारण प्रेशर जनरेट है। उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है, और वो इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू अगर उसके सामर्थ्य शक्ति से ज़्यादा हो जाती है तो फट जाता है। ठीक है, स्ट्रेन भी होता है। जब भी स्ट्रेस जनरेट होता है तो जब भी सेल पे स्ट्रेस फोर्स लगेगा, इंटरनल स्ट्रेस, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन भी आएगा सेल के अंदर। ऐसा नहीं होता है कि फटने से पहले डिफॉर्म नहीं होता है, वो अचानक फट जाता है, वो डिफॉर्म होता है। तो डिफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं बड़े बड़े
कंपनीज़ में जहाँ पे बॉयलर सॉइलर लगे हैं, बॉयलर की मेंटेनेंस देखी जाती है, ठीक है। तो उस पर ये देखा जाता है कि बॉयलर के शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, या बहुत सारे इंडिकेटर्स भी लगे रहते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग चीज़ों के लिए लगे रहते हैं, तो मेंटेनेंस में पर्पज़ के लिए काम आता है। तो जब भी स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसके कारण स्ट्रेन भी होता है। वो स्ट्रेन हर सिलेंड्रिकल सेल में, स्फेरिकल सेल में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे क्योंकि अब सिलेंड्रिकल स्ट्रेस में जब सिलेंड्रिकल स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो उस कारण क्या होता है कि वही चीज़ें, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगा, और जब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जनरेट होगा। तो आप स्ट्रेस की वैल्यू तो जान गए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू होती है PD/4T, या सर्कमफ्रेंशियल की होती है PD/2T। बट अगर आपसे स्ट्रेन निकालने के लिए बोल दिया कि फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसको निकालने के लिए आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू ये है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू ये है और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू इन सिलेंड्रिकल सेल ये होती है, और मान लिए कि पॉइजन्स रेशियो 1/m और यंग मापांक E है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने की वैल्यू आपको दी गई जाती है। आपको आप पढ़े भी हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने की भी, किसी भी सिग्मा एप्सिलॉन x निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सिग्मा x अपॉन E माइनस सिग्मा y अपॉन M E करते थे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में सिग्मा L अपॉन E माइनस सिग्मा C सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा L स्ट्रेस है। इस प्रकार से आप पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो वो आपकी गलती, नहीं पढ़े हो, लेकिन हम लोग को पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए, कोई भी स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मेनली इसी फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। अब ये फॉर्मूला अगर x के टर्म में देखा जाए तो एप्सिलॉन x इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा x अपॉन E माइनस सिग्मा y अपॉन ME, और अगर आगे z वाला एक्स्ट्रा x लिए भी होगा तो वो भी जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पुट किए, सिग्मा L की वैल्यू PD/4T, सिग्मा C की वैल्यू PD/2T, 1/e कॉमन लिए, PD/2T कॉमन ले लिए, इसको आप देख लेना, ठीक है। सिंपली न्यूमेरिकल है ये, एप्सिलॉन x मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आई है। अभी चेंज इन लेंथ आपको नहीं पता है कि लेंथ में चेंज कितना आएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण फटेगा तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, वो चेंज इन लेंथ हम लोग यहाँ से निकाले हैं। चेंज इन लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है चेंज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडली फट रहा है, उसको उसके लेंथ को 2 भाग में बांट रहा है, तो चेंज इन लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ आएगा डेल अपॉन LL, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एल की वैल्यू अगर हमको निकालना होगा चेंज इन लेंथ का, तो L इंटू एप्सिलॉन एक्स निकालना है, वैल्यू पुट किए, ये फॉर्मूला किसका निकल के आ गया, चेंज इन लेंथ ऑकर्ड इन अ सेल इन ए सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ निकल के आया, और अगर स्ट्रेन निकालने की वैल्यू बात करेंगे तो स्ट्रेन निकल जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया रहता है। सेम सिलेंड्रिकल सेल का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाले हैं, इसी प्रकार इसका हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी निकालेंगे। ये देखिए इसका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। अब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकालने के लिए एप्सिलॉन C की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा सिग्मा C अपॉन E माइनस सिग्मा L अपॉन ME, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सिग्मा C की वैल्यू PD/2T पुट करेंगे, सिग्मा L की वैल्यू PD/4T पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो PD/2T E कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू आएगी किसकी, लॉन्ग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की। बट जब भी कोई भी सिलेंड्रिकल सेल फटता है सर्कमफ्रेंशियली, तो उसके डायमीटर को 2 भाग में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सिग्मा C की, वो डेल D के फॉर्म में आएगी डायमेट्रिकली। जो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। सेल पे जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर जनरेट होगा, जिसके कारण उस सेल को 2 भागों में सर्कमफ्रेंशियली फाड़ दिया गया होता है। तो यहाँ पे डेल D के फॉर्म में आएगी, और ये डायमेट्रिकल चेंज इन डायमीटर हुआ है फटने के कारण, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन पढ़ा। ऐसे ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला जो था एप्सिलॉन V इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन x प्लस y प्लस z, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक सर्कमफ्रेंशियल, तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा x करके इसको 2 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे, क्योंकि ट्राइक्सियल फोर्स हो रहा है, वेदर इट मे बी
ऐसे भी हो सकता है। वैल्यू पुट किए, सिग्मा एक्स की वैल्यू आगे हम लोग निकाल के रखे हैं, ये वैल्यू पुट किए प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा इसकी वैल्यू पुट किए, ठीक है। सॉल्व आउट किए, सॉल्व आउट करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई ये PD/2T 5/2 माइनस 2m, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आएगी, और ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है वो आप जानते हैं सिलिंड्रिकल सेल का π/4d² होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला। ये एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, आपको वैल्यूज़ बस निकालने हैं, पुट करने हैं और फॉर्मूला जनरेट करना है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फॉर्मूला आपको एटलीस्ट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को तो याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है मे बी डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है। सेम हम लोग स्फेरिकल सेल की बात करते हैं, क्योंकि स्फेरिकल सेल में हमेशा सिर्फ एक ही स्ट्रेस जनरेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने की बात करें, कोई भी आप सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन बोल दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बन रहे, क्योंकि वो बॉक्स अगर मेरे पास इस प्रकार है स्फेरिकल बॉल, ये ऐसे भी फाड़ सकता है, उसको ऐसे भी फाड़ सकता है। तो कोई बात करो सर्कमफ्रेंशियल, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग ही फटेगा, उसके डायमीटर को 2 भाग में अलग अलग कर देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी स्ट्रेस जनरेट होगा उसके पूरे सर्कमफ्रेंस पे होगा, उसके पूरे सर्कमफ्रेंस पे स्ट्रेस जनरेट होगा, और जिसके कारण वो उसको 2 भाग में फाड़ेगा। तो इसलिए हम लोग उसमें हमेशा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जनरेट होती है, और उसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपको बताया गया है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इक्वल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस माइनस, वैल्यू सब सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रेसेस सेम है, तो यहाँ पे भी सिग्मा c अपॉन ई और यहाँ पे भी माइनस सिग्मा c अपॉन ई। सिग्मा c अपॉन ई कॉमन ले लिए, 1-1/m कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे PD/सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ फाइंड किए, PD/4TE, ठीक है। वैल्यू फाइंड किए, पुट किए, क्योंकि ये डायमेट्रिकली अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, डायमेट्रिकली अलग अलग होंगे इस प्रकार से, या तो अगर कोई बॉल तो इस प्रकार से अलग अलग होंगे, या तो इस प्रकार से अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से एक ही बात होगी, इसलिए मेरे पास जो दोनों भी स्ट्रेस जनरेट होंगे, दोनों स्ट्रेस की वैल्यू में हमेशा दोनों ये फॉर्मूला ही पुट करेंगे, और इस प्रकार से ये चेंज इन डायमीटर निकल के आ जाएगा। और अगर आपसे चेंज इन वॉल्यूम निकालने की बात करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम में XYZ तीनों जगह तीन चीज़ें एक ही सेम है, तो 3 एप्सिलॉन्स हो जाएंगे। वैल्यू पुट करके हम लोग ये फॉर्मूला जनरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रेन के लिए। समझ में आ रहा है? तो आप इसको देखिए, इससे न्यूमेरिकल बनाइए, और बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, आपको अगर फॉर्मूला डेराइव करने आ गया तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर डेरिवेशन समझो, ऐसा कोई डेरिवेशन है भी नहीं कि बहुत कठिन है। हाँ, भले आपको ये सब चीज़ें फॉर्मूला आता, अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसको देखिए और देखिए कैसा हो सकता है, अच्छा न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है। वो बात अलग है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी टू द फॉर्मूला आता है, एकदम फॉर्मूले पे फुली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से तो इतना ही होगा, क्योंकि थ्योरी इससे ज़्यादा है भी नहीं है आपके में। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, इसके बाद स्लोप एंड डिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है। तो ये चैप्टर इतना ही बड़ा था ही, इसलिए इसको एक वीडियो में बनाने का ट्राई किया गया। और अगर इसी में न्यूमेरिकल एक आध दो डाल देंगे तो वो चैप्टर लेंदी बन जाएगा, या वीडियो अलग अलग पार्ट में आ जाएगा, वो हम नहीं करना चाहते हैं। एक ही वीडियो देखो, तो ये एक वीडियो सफिशियंट है आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। अगर इसके बाद आप न्यूमेरिकल भी करना चाहते हो तो एकदम न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बना देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आता नहीं, इसलिए आप टाइम वेस्ट ना कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे वो आपको डिसाइड होकर बता दिया जाएगा।